टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसका समझाती हूँ और फिर मैं आपको पूरा बताऊँगी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या थी, क्यों आई और इसके क्या एडवांटेजेस हैं और सब कुछ। ठीक है, तो बैकग्राउंड पहले समझते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, जिनके बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग बातें कहते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। यानी कि देखो आसान भाषा में क्या कहता है ये आर्टिकल 13 हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये कहता है कि स्टेट कोई भी जो लॉ नहीं बना सकती जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को टच करे, और अगर कोई लॉ ऐसा बनता है तो वो उसी कंट्रावेंशन, जितना वो लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगा, वो उसी लिमिट्स में जो है ना वॉइड हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, जो भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट को टच करेगा। मैं आपको स्टोरी की फॉर्म में समझाती हूँ। आर्टिकल 13 हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट में आता है और आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आर्टिकल 13 बात करता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसे जो मैंने अभी आपको लाइन बताई थी एनी लॉ, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हमारा जो स्टेट है वो टच नहीं कर सकता। और अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट, कोई स्टेट ऐसा कानून बनाए कि जो फंडामेंटल राइट को टच करे, तो वो उसी एक्सटेंट में, जितनी एक्सटेंट में वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, वो उसी एक्सटेंट में वॉइड हो जाएगा, यानी कि खारिज हो जाएगा। तो आर्टिकल 13 कहता है कि आप हमारा फंडामेंटल राइट टच नहीं कर सकते, और आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स में आता है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट हैं। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, जिन्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। ठीक है, और आर्टिकल 368 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट के पास जो लॉ बनाता है ना पार्लियामेंट, उसके पास ऐसी अमेंडिंग पावर्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो किसी भी पार्ट को, एनी पार्ट को अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये दोनों तो बिल्कुल अलग बातें हो गई हैं ना। देखो आर्टिकल 13 ये कहता है कि आप कोई भी स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हमारा फंडामेंटल राइट टच नहीं कर सकती, जबकि आर्टिकल 368 ये कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को टच कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। तो ये दोनों तो बिल्कुल अलग बातें हो गई। तो यहीं से ही कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, यानी कि लड़ाई स्टार्ट होती है कि आर्टिकल 13 ज़्यादा पावरफुल है या फिर आर्टिकल 368 ज़्यादा पावरफुल है। द स्टोरी स्टार्ट्स विद व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। तो पहले तो किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया था कि ये दोनों बातें अलग अलग लिखी हुई हैं कि कौन सा आर्टिकल ज़्यादा पावरफुल है, आर्टिकल 13 कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई टच नहीं कर सकता, या फिर पार्लियामेंट के पास इतनी पावर्स हैं कि वो हमारा आर्टिकल 13 यानी कि पूरा हमारा फंडामेंटल राइट्स को टच कर सकता है। तो क्योंकि आर्टिकल 368 में एनी वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि पार्लियामेंट के पास इतनी ज़्यादा अमेंडिंग पावर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को टच कर सकता है। तो ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर हमारा इंडिया एक दिन इंडिपेंडेंट हुआ, हमें आज़ादी मिली 1947 में। इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है तो नोबडी हैज़ अ क्लू डैट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ एन इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 13 एंड 368। इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में एक कन्फ्लिक्ट बैठा हुआ है। दोनों ही बातें मतलब दोनों ही आर्टिकल एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? हमारे अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने। तो बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसको रिजिड भी बनाया और फ्लेक्सिबल भी बनाया। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया?
क्योंकि हमारा देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतनी जल्दी तो होती नहीं है। एक बिल आता है पार्लियामेंट में, उस पर डिस्कशन होते हैं, बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, फिर जाके उस पर मेजोरिटी लगती है, वो भी कभी स्पेशल मेजोरिटी लगती है, कभी सिंपल मेजोरिटी। फिर वो लोकसभा से राज्यसभा पे जाता है, राज्यसभा कोई कोई कभी कभी बिल नहीं मानता है जो लोकसभा पास करती है, फिर वो जाके आगे जाता है, कहीं ना कहीं जाके वो एक अमेंडमेंट बनता है। तो रिजिड बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर है। और फ्लेक्सिबल का मतलब है हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सही नहीं है तो वो अमेंड भी की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये बात थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, इसका एक मिक्सचर है। अब देखो, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी? नया नया देश था, हमें आज़ादी मिली थी जब उस टाइम पे, तो हमारी कंट्री एक बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड कंट्री थी, इतनी ज़्यादा गरीबी थी, इलिटरेसी थी। ठीक है, एकदम पार्टीशन हुआ था तो राइट्स भी होते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी हिंदू मुस्लिम, और लोगों पे रहने के लिए घर नहीं थे, तो एक बिल्कुल अनडेवलप्ड कंट्री, इलिटरेट लोग। और जब हमें ब्रिटिशर्स लूट के लेके गए थे तो हमारा बिल्कुल बैंक बैलेंस भी ज़ीरो था। ठीक है, बहुत पॉवर्टी थी इंडिया में, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोवेस्ट जीडीपी था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है ना, और तो ये जीडीपी भी हमारा बहुत कम था, और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास प्रॉब्लम थी। अब भाई क्यों प्रॉब्लम थी? देखो, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, लोगों को रोज़गार देना, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है ना। तो गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम रहती है, उसे तो भाई सबका वेलफेयर करना है, वो तो सबको साथ में लेके चलती है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि चलो अब हम क्या करते हैं, ज़मीन लेते हैं जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा हम ज़मीन एक्वायर करते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाएंगे, इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, डैम्स बनाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होएगा, हमारा फैक्ट्री वगैरह बनेंगी तो लोगों पे एम्प्लॉयमेंट आएगी तो जिससे डेवलपमेंट होएगी देश की, तो इससे हमारा एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब बात थी ना, जैसे गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम ज़मीन लेते हैं, तो ज़मीन किससे लेंगे? वो देखो, ज़मीन किसके पास हुआ करती थी पहले? ज़मींदार्स के पास हुआ करती थी। अब ज़मींदार्स वो लोग थे जो बहुत रिच थे और जिनके पास ज़मीन है। वैसे तो सब इंडिया में बहुत उस समय पॉवर्टी थी, बट जिन लोगों के पास ज़मीन होती थी वो होती थी लैंडलॉर्ड्स के पास। लैंडलॉर्ड सिस्टम चलता था, ज़मींदारी सिस्टम, एंशिएंट, जब हमारा ब्रिटिशर रूल कर रहे थे। तो अब ज़मीन तो ज़मींदार्स के पास है। ठीक है, ज़मींदार्स वर होल्डिंग द मोस्ट ऑफ द लैंड, तो ज़्यादातर ज़मीन किसके पास रहती थी? ज़मींदार्स के पास। गवर्नमेंट के पास क्या तरीका था? अब गवर्नमेंट ने ये तो सोचा कि हम लैंड एक्वायर करेंगे, ज़मीन लेंगे, तो ज़मीन किसके पास होती थी? ज़मींदार्स के पास। तो ओनली वे क्या था गवर्नमेंट के पास? टू एक्वायर लैंड फ्रॉम ज़मींदार्स, कि अब हम ज़मींदार से लैंड एक्वायर कर लेंगे। या तो भाई देखो, सीधा सीधा जाके गवर्नमेंट ज़मींदार से लैंड मांग सकती है कि आप हमें ज़मीन दे दो और हम उस पर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाएंगे, बट गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं सकती थी। गवर्नमेंट को अब हमने देखो गवर्नमेंट से पूछा, मैं आपको स्टोरी की फॉर्म में समझा रही हूँ। हमने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई आप लैंड लोगे कैसे ज़मींदार से? तो गवर्नमेंट कहती है कि वी नीड लैंड, द लैंड इज विद द लैंडलॉर्ड्स, वी नीड टू एक्वायर द लैंड। हमें ज़मीन चाहिए और ज़मीन किसके पास है? लैंडलॉर्ड्स के पास है, ज़मींदारों के पास है। तो हमें एक्वायर करना पड़ेगा लैंड, मतलब हमें कैसे न कैसे उनसे हड़पना ही पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है लैंडलॉर्ड्स के पास। तो एक तरीका हो सकता है कि गवर्नमेंट भाई ज़मींदार के पास जाए और उनसे पूछे कि आप हमें ये ज़मीन अपनी दे दो। द लैंड वॉज नॉट टेकन ईजली एट दैट टाइम। पर आपको क्या लगता है ये बात इतनी आसान है? नहीं, ज़मीन लेना कितना आसान है? किसी से हम मतलब एक कुछ भी चीज़ मांगते हैं, क्या ऐसा दुनिया है कि कुछ भी हमें यूँ ही दे देगी? नहीं ना। तो ज़मीन लेना भी इतना आसान थोड़ी बात थी कि हम लैंडलॉर्ड से मांग लेगी गवर्नमेंट डायरेक्टली। बिकॉज क्यों आसान नहीं था? देखो, आर्टिकल 31 एक राइट था, उस समय फंडामेंटल राइट था ये आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या कहता है? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी।
यानी कि आर्टिकल 31 ज़मीन से जुड़ा हुआ राइट था। आर्टिकल 31 ये कहता था कि ज़मीन जो है ना, मतलब जिसके भी पास ज़मीन है, लैंड है, वो एक फंडामेंटल राइट है लोगों का। इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़मींदार थे उनका जो ज़मीन है, वो उनका एक पोजेशन, एक उनका मतलब संपत्ति ही नहीं है, उनका एक फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 31 है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जिसकी ज़मीन है वो उसको एक मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट यानी कि वो कोर्ट्स जा सकता है, अगर वो राइट वायलेट होता है तो जस्टिस मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल जो हमारे रिट्स होते हैं 35, उसके 32, तो फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, वो इंसान डायरेक्टली जा सकता है और हाई कोर्ट्स भी जा सकता है। तो इस हिसाब से जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार, वो ये जानते थे कि जो लैंड है, यानी कि जो ज़मीन है, वो उनका एक पोजेशन नहीं है, वो एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार भी है। और मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी इंसान कोर्ट जा सकता है डायरेक्टली। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल हैं वो हमारे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। अब मतलब लैंडलॉर्ड्स को ये बात पता थी कि हम जो है ना, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, ये हमारी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। सिचुएशन अब गवर्नमेंट की क्या सिचुएशन थी भाई, गवर्नमेंट को तो लैंड चाहिए था, तो गवर्नमेंट जानती थी कि ये जो अगर उसे लैंड चाहिए, अब वो डायरेक्टली तो ज़मींदार से मांग नहीं सकती क्योंकि ये तो उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो गवर्नमेंट को ये बात पता थी कि उसे आर्टिकल 31, मतलब ये जो ज़मीन से रिलेटेड आर्टिकल था, ये उसे बाईपास करना पड़ेगा, ये उसे हटाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ये बात जान गई, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आई और उसमें आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल ऐड हुआ, ठीक है। आर्टिकल 31A ये कहता है कि जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो पार्लियामेंट और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास जो लॉ बनाने की पावर है, गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाती है जो कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे बनाती है, और अगर वो कोई फंडामेंटल राइट ले भी रहा है, आर्टिकल 14, 19 या फिर 31, ये राइट टू इक्वालिटी होता है, ये भी राइट टू इक्वालिटी में, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है 19 का, ये बहुत सारे राइट्स गारंटी करता है, और ये प्रॉपर्टी का राइट है। तो ये तीनों ही राइट, मतलब तीनों ही आर्टिकल, एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, मतलब कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, और वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे बनाती है, जो कि आर्टिकल 14, 19, 31 को वॉयलेट भी करेगा, फंडामेंटल राइट को, वो लॉ भी वॉइड नहीं होगा, मतलब वो लॉ भी खारिज नहीं होगा, गवर्नमेंट ये बोलती है। अब देखो, ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी ना 1951 में, इसमें आर्टिकल 31A ऐड हुआ। ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 31 पे कोई लॉ बनाती है, मतलब एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी पे, तो वो भी, अगर वो फंडामेंटल राइट लेता भी है तो भी वो वॉइड नहीं होगा वो लॉ। और आर्टिकल 31B जो होता है वो 9th शेड्यूल ऐड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड होता है। 9th शेड्यूल में क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई, लैंड रिफॉर्म्स डाली गई, कि अगर 9th शेड्यूल में कुछ भी डाल देते हैं ना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं करेगी, उसे चैलेंज नहीं कर सकती। तो 9th शेड्यूल में जो भी लॉज डाले गए थे वो सब लैंड वाली ही एक्ट्स थी, ठीक है। तो अब मतलब इसे जुडिशरी भी चैलेंज नहीं कर सकती। अब जो हमारा लेजिस्लेचर होता है, देखो, वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो जुडिशरी होती है वो ये देखती है कि जो लॉ है वो ठीक बना है या नहीं बना, इंटरप्रेट करती है। तो 9th शेड्यूल में डाल दी, अगर 9th शेड्यूल में ये जो चीज़ें डालेगी गवर्नमेंट,
तो उसमें अगर जुडिशरी इंटरवेंशन ही नहीं कर सकती तो इससे जो हमारी आम जनता होगी उसे गुस्सा नहीं आएगा? मतलब जिनके पास ज़मीन होएगी, ज़मींदार होंगे, उनको तो चैलेंज होएगा। वो सबको गुस्सा आया, फिर उन्होंने फिर क्या करा, चैलेंज किया 9 शेड्यूल को। मतलब ये जो लैंड वाली एक्ट जो 9 शेड्यूल में डाली थी, जिसमें जुडिशरी भी इंटरवेंशन नहीं कर सकता। तो इससे हमारा जो फर्स्ट ये जो चैलेंज हुई, तो हमारा केस आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1951 का केस है। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में शंकरी प्रसाद जी की जब ज़मीन आती है, मतलब इन पर चैलेंज करते हैं ये केस, तो ये हार जाते हैं। इनकी ज़मीन गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है, ये केस हारते हैं। और क्योंकि जुडिशरी ही तो इंटरप्रेट करती है, तो जुडिशरी अपना क्या फ़ैसला सुनाती है, इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पे कोर्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। यानी कि वो जो लड़ाई है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में, तो इसमें आर्टिकल 368 जीतता है। यानी कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को भी टेक कर सकता है। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में कोर्ट ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, यानी कि आर्टिकल 368 जीता, पार्लियामेंट जीता। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती गई, ठीक है। फिर हमारा 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है 1964 में, जो कि चैलेंज होती है, ये भी होती है। ये चैलेंज होती है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में। तो इन आर्टिकल के बीच में क्लैश चल रहा था 13 और 368 के बीच में। फिर से समझा देती हूँ। देखो, आर्टिकल 13 हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि ये कहता है कि कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट नहीं कर सकता। आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो एनी वर्ड है इसमें, कि कोई भी फंडामेंटल राइट को या फिर पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड कर सकता है और टच कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 368 ये कहता है। तो ये दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, तो इन आर्टिकल्स में क्लैश रहता था। फिर ये टाइम आगे बढ़ा और ये जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी, ये चैलेंज होती है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। 1965 में केस आता है। इसमें क्या फ़ैसला सुनाता है कोर्ट? अगेन इसमें सज्जन सिंह केस हार जाते हैं और आर्टिकल 368 जीत जाता है। यहाँ भी कोर्ट गवर्नमेंट का ही सपोर्ट करती है कि यस, गवर्नमेंट पे इतनी पावर्स हैं कि वो आर्टिकल 368 के अंडर इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है गवर्नमेंट पे कि वो किसी भी पार्ट को, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, वो किसी को भी अमेंड कर सकती है, ठीक है, या वो टच कर सकता है। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने गवर्नमेंट का सपोर्ट किया, यानी कि जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी ये लीगल हो गई। अब भाई और टाइम आगे बढ़ा। फिर ये केस आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस इसने हिस्ट्री चेंज कर दी। मतलब गोलकनाथ केस में कोर्ट ने जो अपने 2 पहले जजमेंट दिए थे, कि कोर्ट ने हमेशा गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था सज्जन सिंह केस में भी, और इससे पहले जो हमारा केस था शंकरी प्रसाद में भी, कि यस, पार्लियामेंट हैज़ ह्यूज पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 368 ही जीत रहा था, है ना। बट यहाँ पे गोलकनाथ केस में कोर्ट ने अपना डिसीजन को ओवर रूल कर दिया। और यहाँ पे क्योंकि जब सज्जन सिंह का केस चल रहा था ना, तो कोर्ट में ऐसी बातें आने लग गई थी कि यार कितना ज़्यादा इन दोनों आर्टिकल्स में डिस्प्यूट होता है। और आम जनता, क्योंकि डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गए, बार बार ज़मीन से रिलेटेड मुद्दे कोर्ट में जाने लग गए। तो अब कोर्ट भी परेशान हो गया था। तो अब कोर्ट को कुछ अच्छा, मतलब डिसीज़न वाइसली लेना था। वो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो नहीं कर सकता ना हर चीज़ में। तो इस चीज़ से परेशान होकर अब कोर्ट ने फर्स्ट टाइम ये बोला, गोलकनाथ केस का रिज़ल्ट आता है 1971 में। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये बोलता है कि इनकी ज़मीन इनको वापस दो, गोलकनाथ जी की, ठीक है। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट को, अपने जो पहली जजमेंट थी उनको ओवर रूल किया, ठीक है। पहली बार कोर्ट ने जो
गोलकनाथ का सपोर्ट किया, ठीक है, गोलकनाथ जी का। तो इसमें 11 जज कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब बेंच बैठी और बहुत प्रोसीडिंग चली। तो यहाँ से फाइट स्टार्ट हो गई लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच, यानी कि जो लॉ बनाते हैं लेजिस्लेचर उनके बीच और जुडिशरी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई। क्योंकि एक का काम है लॉ बनाना और एक का काम है ये जो लॉ बनाते हैं लेजिस्लेटर, इनके लॉज को चेक करना कि ये ठीक बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाते हैं या फिर बिल्कुल बेकार लॉज बनाते हैं ये, ठीक है। जिससे हमारा एक चीज़ होती है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी पावर होती है जुडिशरी की जो लेजिस्लेटिव एक्शंस और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को देखता है कि ये दोनों अपना काम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जुडिशियल रिव्यू भी होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में हमारी यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो गई। अब लेजिस्लेचर ने 97 में अमेंडमेंट करी। फिर जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ता है तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई। आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी कैसे इलेक्शन जीती थी और कांग्रेस में थी, ठीक है। तो ये जो है ना फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी थी, ये भी पता होगा आपको। पर ये जो इलेक्शन जीती थी वो गलत तरीके से जीती थी। तो जब इनकी मैडम प्राइम मिनिस्टर ये इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट आती है तो ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास करती है। ये जो अमेंडमेंट एक्ट ये कहती है फ्रॉम नाउ ऑन नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल इफेक्ट द अमेंडिंग पावर्स ऑफ आर्टिकल 368। यस, यानी कि आर्टिकल 13 के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो आर्टिकल 368 की अमेंडिंग पावर्स को टच करे। तो आर्टिकल 13 यानी कि एक फंडामेंटल राइट है, ये टच ही नहीं कर सकता आर्टिकल 368 को। तो यानी कि तो क्या मतलब है, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट है। अब इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करी है ये कहती है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 बिल्कुल भी अमेंडिंग पावर्स आर्टिकल 368 को ये टच ही नहीं कर सकता। आर्टिकल 368 आर्टिकल को टच नहीं कर सकता। यहाँ पे मतलब इन्होंने इस अमेंडमेंट में ये बोला कि आर्टिकल 368 के पास एब्सोल्यूट पावर्स है पार्लियामेंट के पास टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई पार्लियामेंट को मतलब गवर्नमेंट के पास और पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी अमेंड कर सकता है, कुछ भी टच कर सकता है। तो ऐसी बात हो गई। तो फिर ये जो चीज़ होती है ना कि पार्लियामेंट के पास इतने अनलिमिटेड पावर्स है, ये लोगों को तो अच्छी नहीं लगेगी। फिर तो बिल्कुल ऐसा मोनार्की टाइप का रूल हो जाएगा इंडिया में भी। तो ये तो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। अब आम आदमी को तो अच्छी नहीं लगेगी कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर्स हो कि वो कुछ भी टच कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। यहीं से ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आया था, वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो जो 9 शेड्यूल में लॉज डाले गए थे, ये 9 शेड्यूल एक शेड्यूल बनाया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिससे ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस शेड्यूल को टच नहीं कर सकते और इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकती लैंड लॉस में। इसमें ज़मीन से रिलेटेड कानून डाले गए थे। फिर मतलब शंकरी प्रसाद का मामला फेल, लॉज मतलब केस हार गए वो। सज्जन सिंह का केस भी वो हारे। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसको वो किया, लोगों को सपोर्ट किया, सज्जन सिंह गोलकनाथ जी को सपोर्ट किया। और वहाँ से हमारी स्टार्ट हुई थी फाइट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एंड फिर 1973 में केशव नंदा भारती केस आता है। ये लैंडमार्क केस है पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और इंडियन केसेस की पूरी हिस्ट्री में सबसे लैंडमार्क केस, सबसे बड़ा केस कोई है तो वो केशव नंदा भारती केस है। 1973 में केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ लेकर आती है कि भाई ये बोलती है कि एक बेसिक थीम होती है फंडामेंटल राइट की। फंडामेंटल राइट वो राइट हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें दिए हैं, जो हमारे सिटीजन्स को हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो अगर वायलेट होते हैं तो हम ईज़िली कोर्ट जा सकते हैं
फर्स्ट इंस्टेंस में कोर्ट जा सकते हैं। कोई जो नॉर्मल राइट होता है उसके लिए तो भाई हम पहले अपने आसपास के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे ट्रिब्यूनल जाते हैं, कभी लोक अदालत भी चले जाते हैं जहाँ पे डिस्प्यूट सोल्व होते हैं। तो वो केस तो धीरे धीरे आगे चल के जाता है सुप्रीम कोर्ट तक, और कभी कभी तो जाता ही नहीं है, कोर्ट में केसेस पेंडिंग रहते हैं। और अगर जस्टिस इतना डिले मिलता है तो जस्टिस फिर मिला ही क्या, है ना। जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे केशव नंदा भारती की जजमेंट में बोला कि देखो, एक ना बेसिक थीम होती है फंडामेंटल राइट्स की, जिसे आप वॉयलेट नहीं कर सकते। ये राइट्स हमें अपने बाबा साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें दिए हैं। तो यहीं से इवॉल्व हुआ था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशव नंदा भारती केस से आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ ऐसे पिलर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी पार्लियामेंट उन्हें टच नहीं कर सकता। ठीक है। 1971 में जो इलेक्शंस होते हैं, रायबरेली से लड़ती हैं इंदिरा गांधी 4th जनरल इलेक्शन, और उनके जो ओपोनेंट होते हैं वो होते हैं राजनारायण। इंदिरा गांधी यहाँ पे जीत तो जाती हैं इलेक्शंस, पर गलत तरीके से जीतती हैं। ये लोगों में ब्लैंकेट्स, शॉल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, लिक्विड दारू वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिससे ये इलेक्शन जीत जाती हैं। ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पेटिशन फाइल करता है राजनारायण, जो कि ये बोलता है, रिट पेटिशन जाती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, 12 जून 1975 को, जिससे कि ये बोला जाता है कि जो इंदिरा गांधी है वो गलत तरीके से इलेक्शन जीती हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि वो जो इंदिरा गांधी हैं वो 6 साल तक किसी भी इलेक्टिव पोस्ट पे नहीं रह सकती हैं। मतलब वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकती हैं, बट वो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो ये क्या करती हैं, ये केवल खुद को बचाने के लिए इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं, जो कि होती है नेशनल इमरजेंसी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी 39th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती हैं, पास करती हैं। 39th अमेंडमेंट एक्ट में 329 आर्टिकल 329A ऐड होता है। 329A जो कि 39th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये बोलता है कि जो इलेक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के, वो उसमें जुडिशल इंटरवेंशन नहीं हो सकती। तो ये फाइट चलती गई हमारी, है ना, क्योंकि लॉ कौन लेकर आ रहा है, पार्लियामेंट, और इंटरप्रेट कौन करता है, जुडिशरी। तो इन्होंने एक ऐसा लॉ बना दिया कि भाई प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, चाहे ठीक मेथड से हो चाहे गलत मेथड से हो, चाहे कोई इंसान गलत तरीके से भी जीते, पर जुडिशरी इंटरवेंशन नहीं कर सकती। फिर जुडिशरी क्या बोलता है कि देखो, लेजिस्लेचर हो तुम, ठीक है, लॉ बनाते हो, अच्छी बात है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे तुम बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जिन्हें तुम टच नहीं कर सकते। फिर एक आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू नाम का वर्ड ऐड होता है। यह आगे चल के जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का वर्ड नहीं है। पर बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे पिलर्स होते हैं जैसे कि सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। इंडिया सोवरन है, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। इंडिया में फेडरलिज्म है, भाईचारा है, संघवाद है, ठीक है, फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है। और इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स का फीचर है कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी इंटरप्रेट करता है। तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, डेमोक्रेसी, फेडरल कैरेक्टर इंडिया का, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जुडिशरी, पार्लियामेंट कभी भी टच नहीं कर सकता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी टच नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर्स हैं, एब्सोल्यूट पावर्स हैं, बट पार्लियामेंट अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। इसलिए जुडिशरी एक चीज़ लेकर आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, केशव नंदा भारती केस से, ठीक है।
अब कहीं पार्लियामेंट का मन करे कि भाई मैं इंडिया में सोवरेनिटी को ही हटा दूँ, इंटीग्रिटी को ही हटा दूँ, या फिर सेक्युलरिज्म, इंडिया एक कंट्री है उसको सेक्युलरिज्म को ही हटा दूँ, या फिर सोशलिज्म को हटा दूँ, तो ऐसा तो नहीं कर सकता ना पार्लियामेंट। तो बेसिक स्ट्रक्चर आर दोज एसेंशियल पिलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझे? तो मिनिर्वा मिल्स में जुडिशियल रिव्यू नाम का वर्ड ऐड हुआ। जुडिशियल रिव्यू एक पावर होती है जुडिशरी की, जिससे वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को चेक करता है कि अपना काम अपनी लिमिट्स में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी टच नहीं कर सकता, पार्लियामेंट भी टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर की क्या पूरी हिस्ट्री थी, ठीक है, इंडिया की, और बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया था। तो अब मैं आपको इसकी डिटेल्ड में समझाती हूँ थोड़ा और। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इट वॉज propounded by the Indian judiciary on 24th April 1973 in Keshav Nanda Bharti case to put a limitation on the amending powers of the parliament so that the basic structure of the basic law of the land cannot be amended in exercise of the constituent power under the constitution. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले 24 अप्रैल 1973 को आई थी केशव नंदा भारती केस से, जिसने पार्लियामेंट की पावर पे लिमिटेशंस लगाई पार्लियामेंट की पावर पे, क्योंकि आर्टिकल 13 और 368 के बीच में क्लैश था कि आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर पार्लियामेंट की पावर जो उन्हें आर्टिकल 368 के अंडर मिली है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने क्या करा, लिमिटेशन लगाई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट पे, कि एक बेसिक लॉ ऑफ द लैंड होता है जो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से भी आप अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, क्या होती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? बेसिक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ दोस एसेंशियल पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर कंसिडर्ड एज वाइटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस and which parliament cannot be amend or take away even by the constitutional amendment। ऐसे essential pillars होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि इतने इम्पोर्टेंट है, इतने वाइटल हैं, इतनी एग्जिस्टेंस उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है होना, इतने इम्पोर्टेंट है वो कि पार्लियामेंट उन्हें किसी भी अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी कभी भी ले नहीं सकता। तो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स पे एक लिमिटेशन लग गई इसके आने से। अब वो अपनी अमेंडिंग पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकता पार्लियामेंट। ठीक है, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में कहीं भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर टर्म का कहीं भी मेंशन नहीं है। द आइडिया दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट इंट्रोड्यूस लॉज that would amend the basic structure to the constitution evolved over time to time in many cases। कि आइडिया क्या, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया हमें कहाँ से पता लगेगा? तो धीरे धीरे ऐसे केस आते गए, केशव नंदा भारती केस के बाद से ऐसे ऐसे केस आने लग गए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों को हम बेसिक स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों को हम बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इवोल्व्ड ओवर टाइम टू टाइम इन मैनी केसेस। ठीक है, आइडिया क्या है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें धीरे धीरे पता लग गया केसेस से। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान निर्माता, जो हमारे बाबा साहब हैं और जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेक करा है, उन्होंने उनकी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे संविधान निर्माताओं का सपने को संजो के रखता है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इट वॉज द केशव नंदा भारती केस दैट ब्रॉट दिस डॉक्ट्रिन इनटू लाइमलाइट। तो केशव नंदा भारती केस ही एक पहला ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेकर आया, जिससे ये डॉक्ट्रिन लाइमलाइट यानी कि चर्चा और प्रसिद्धि में आई। The judgment listed some basic structures of the constitution as the judgment listed some basic structures of the constitution as। तो
क्या क्या केशव नंदा भारती केस में क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आई थी? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड सोवरेनिटी, ये हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन है, तो ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेटिक फॉर्म एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल कैरेक्टर इंडिया का, संघवाद, सेक्युलरिज्म, इंडिया का खुद का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है और इंडिया सारे ही धर्मों को प्रैक्टिस करने के लोगों को कहता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों पे अलग पावर है। इंडिविजुअल फ्रीडम, ओवर टाइम मैनी अदर फीचर्स हैव बीन ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट ऑफ बेसिक फीचर्स। धीरे धीरे और भी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड होने लग गई, जैसे कि रूल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, मतलब कोई इंसान जहाँ रहता है उसका वो सबसे हम लॉ फॉलो करता है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी की पावर कि वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शन को रिव्यू करे। और पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, जिसमें नॉमिनल हेड और रियल हेड दो होते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, फेडरलिज्म, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप नहीं ले सकते, पार्लियामेंट नहीं उन्हें टेक कर सकता। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी की पावर है, जुडिशरी बनी इसलिए कि वो एज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन को इंटरप्रेट कर सके, जिसके लिए जुडिशियल रिव्यू भी होता है। और एक चीज़ होती है जुडिशियल एक्टिविज्म, कुछ चीज़ें जिन पे लॉज पार्लियामेंट नहीं बनाता, तो जिन पे बने ही नहीं होते, तो जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की फील्ड्स में, और फिर वो लॉ बनाने लग जाती है, जिस चीज़ को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। फिर होता है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, और सोशलिज्म है, वेलफेयर स्टेट है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जिन्हें पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करके भी नहीं ले सकता और इन्हें टच नहीं कर सकता, इन सब चीज़ों को। अब ये देखते हैं, बस थोड़ा सा रह गया है, मैं इसका डिटेल्ड मैं आपको केसेस तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं सब केस पे एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। अब क्रिटिसिज्म देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, लोगों ने क्या क्या क्रिटिसाइज किया। नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एंड अमाउंट्स टू रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐड ही नहीं था कोई बेसिक स्ट्रक्चर का वर्ड, तो क्रिटिसिज्म ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस तो इसका कुछ है ही नहीं और आप रीराइट कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को। देयर इज़ नो प्रोविजन स्टिपुलेटिंग दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ अमेंडिंग पावर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल में तो कहीं भी मेंशन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर को, क्या आप टच क्यों कर रहे हो, फिर क्यों रीराइट कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को। तो क्रिटिसाइज पार्लियामेंट वगैरह के लोगों ने, नेताओं ने ये करा बेसिक स्ट्रक्चर लाने पे। इट इज़ एन इलिजिमेट इन्फ्रिजमेंट ऑफ जुडिशरी, लोग मतलब ये बोला गवर्नमेंट ने कि ये तो जुडिशरी बेवजह ही इलिजिटिमेट मतलब एक बेवजह ही गैर कानूनी ही इन्फ्रिजमेंट कर रही है जुडिशरी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। द अमेंडिंग पावर्स बिलोंग टू द पीपल और इट्स रिप्रेजेंटेटिव, नॉट टू जजेस। अमेंडिंग पावर्स तो लोगों के पास है, जज के पास थोड़ी ना है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर। तो इसका क्रिटिसाइज ये करा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज मैटर ऑफ सब्जेक्टिविटी, तो बेसिक स्ट्रक्चर अब क्या होता है, तो सब्जेक्टिविटी का मैटर हो गया। अब सब्जेक्टिविटी क्या होती है भाई, किसी का ओपिनियन। अब जुडिशरी सोचती है कि भाई रूल ऑफ लॉ या फिर सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब पार्लियामेंट सोचती होगी कि भाई ये सब नहीं है, इतना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये तो सब्जेक्टिविटी का मैटर हो गया, दोनों की अलग अलग सोच का मैटर है। ईच जज डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, यानी कि जिस जज को जो भी लगेगा तो वो तो जो जज है वो तो अपनी मर्जी से ही किसी भी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर कह देगा। दिस लीड्स टू द फैक्ट दैट द वैलिडिटी ऑफ इनवैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइज ऑन द पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ ईच जज एंड द जजेस विल एक्वायर द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह तो भाई पर्सनल जजेस के ऊपर बात हो गई कि किसी जज को लगेगा कि सेक्युलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर में डाल देगा, और किसी जज को नहीं लगेगा तो वो हटा देगा। तो ये तो सब्जेक्टिविटी का मैटर हो गया।
इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द कंसेप्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लेजिस्लेटिव अपना काम करता है, लॉ बनाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव उस लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है हमारी, प्राइम मिनिस्टर और उसका मंत्रिमंडल, वो हमारा होते हैं एग्जीक्यूटिव, और वो करते हैं एग्जीक्यूट करना लॉज को, और जुडिशरी करती है चेक करना का काम। तो ये तो सेपरेशन ऑफ पावर के फीचर को इनकन्सिस्टेंट कर रहा है। और जुडिशरी द थर्ड डिसिसिव चैम्बर है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट सोचती है कि भाई जुडिशरी तो बेकार की चैम्बर है, बस ऐसे तो बना दिया गया, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एक दूसरे से इनमें फाइट किस लिए रहती है, क्योंकि एक लॉ बनाता है और एक इम्प्लीमेंट करता है और एक उन दोनों की चीज़ों को चेक करता है। तो पार्लियामेंट तो ऐसा बोलेगी, गवर्नमेंट तो ऐसा बोलेगी कि भाई ये तो बेवजह का चैम्बर है, बस बना दिया गया और ये अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहा है। देयर इज़ ऑल्सो अ लैक ऑफ डेफिनेट explanation as what constitutes a basic structure, thereby leaving the doctrine ambiguous। अब ये भी बात तो पता नहीं है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि डेफिनेट क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर हो सकती हैं। तो ये जो डॉक्ट्रिन आई है बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, ये बिल्कुल रिडिकुलस है, बेकार है, एम्बिग्यूअस है, बेकार है, बेतुकी है। तो गवर्नमेंट ने इसको इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया। The doctrine has been called upon in cases regarding as the incidents of judicial overreach, like the NGAC bill was declared null and void by the Supreme Court based on this doctrine। तो डॉक्ट्रिन कभी कभी कुछ ऐसे जुडिशियल ओवररीच के केस होते हैं, जैसे कि जुडिशरी कभी कभी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के फील्ड का काम करने लग जाती है। तो ऐसी मतलब जुडिशरी अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती है, ठीक है। तो ये देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होती है और क्या क्या उससे गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज़ किया था। अब हम जल्दी से सिग्निफिकेंस समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सेव्ड इंडियन डेमोक्रेसी एक्ट एज इट एक्सेप्ट्स अ लिमिटेशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लिमिटेशन का काम करता है पार्लियामेंट की पावर पे। तो ये इसका सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस है कि पार्लियामेंट अपनी पावर्स को मिसयूज़ नहीं कर सकता और टोटलिटेरियन नहीं बन सकता, बाइस्ड नहीं बन सकता, एक तरफा नहीं बन सकता और अपना पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपनी अमेंडिंग पावर्स का। तो ये तो सबको बहुत अच्छी बात लगती है, ठीक है, आम जनता हम लोगों को अच्छी बात लगती है। द डॉक्ट्रिन हेल्प्ड इन मेंटेनिंग सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस डॉक्ट्रिन की वजह से ही आज कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, वो जो देश चाहते थे कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट हो, सेक्युलर हो और फंडामेंटल राइट्स हो और कुछ DPSP होते हैं, गाइडलाइंस हो और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई हैं लोगों के लिए। तो हमारे जो भारत के जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, उनके सपने को इस डॉक्ट्रिन ने साकार कर रखा है और मेंटेन कर रखा है, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की बनाए रख रखी है, वरना तो पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता था। इट सीक्स टू प्रिजर्व बेसिक आइडियल्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स हैं, अंबेडकर जी, नेहरू जी, गांधी जी और भगत सिंह, ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, इनके हमारे फाउंडिंग फादर्स जैसा हमारा इंडिया चाहते थे कि वुमेन्स पे ये हो, वल्नरेबल सेक्शंस वुमेन और चिल्ड्रन को अच्छे राइट्स मिले। तो उनके जो हमारे फाउंडिंग फादर्स के जो सपने हैं, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन ने, जब से डॉक्ट्रिन आई है केशव नंदा भारती केस से, उनके सपनों को प्रिजर्व करके रख रखा है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन डेमोक्रेसी टू द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है ये इंडियन डेमोक्रेसी में। इन द एब्सेंस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इंडिया वुड सर्टेनली डिजेनरेटेड इनटू अ टोटलिटेरियन स्टेट और हैड अ वन पार्टी रूल। अगर ये डॉक्ट्रिन नहीं होती तो क्या हो सकता था, जो पार्लियामेंट था वो टोटलिटेरियन बन जाता और गवर्नमेंट बस अपना ही काम करती और जुडिशरी कुछ कर ही नहीं पाता। तो इंडिया एक वन पार्टी रूल पे फिर चलती। फॉर एग्जाम्पल द अमेंडमेंट्स दैट वर मेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड वुड हैव डिरेल्ड द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, ये कोई वॉर और एग्रेशन का बेसिस नहीं था, ये तो इन्होंने खुद को, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए लगाई थी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपना पावर्स का मिसयूज़ करती, ठीक है। आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझा दिया है,
ठीक है। एंड कुछ केस लॉस हैं, यही सज्जन सिंह और सारे शंकरी प्रसाद केशवनंदा भारती केस, इन पे अगर आप वीडियो चाहते हैं डिटेल्ड वीडियो तो वो आ जाएगी, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।